हेलो डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि आज से मानसून सत्र स्टार्ट हो चुका है और जिसमें कुछ बिल पेश किए जाने हैं। लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया था, जो गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड नंबर्स ना होने की वजह से ड्रॉप हो गया था, फेल हो गया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने टाइप्स की मेजॉरिटीज होती हैं। लास्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के साथ में एक डिलिमिटेशन बिल भी लाया गया था। इन दोनों के लिए क्या सेम टाइप की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है या डिफरेंट टाइप की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है? तो आज इन सभी सवालों के लिए हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज की मेजॉरिटी कितने प्रकार की होती है। 2026 को छोड़ दें तो हम 2025 और 2024 में लगातार बैक टू बैक दो सवाल प्रीलिम्स में टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज से आए हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक हॉट टॉपिक बन जाता है कि हम जाने मेजॉरिटीज़ के बारे में। इसके अलावा भी हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ में हमें पता होना चाहिए संसद किस तरीके से काम करता है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, क्या गवर्नमेंट के पास रिक्वायर्ड नंबर हैं या नहीं है। आए दिन न्यूज़पेपर में खबर छपती रहती है कि गवर्नमेंट्स के पास क्या नंबर बन पाएंगे, क्या ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो चलिए आज हम सब इन्हीं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो अपने संविधान में डिफरेंट टाइप्स की मेजॉरिटीज़ होती हैं। तो जो सबसे पहले मेजॉरिटीज़ होती है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजॉरिटी है ये, क्योंकि ये टाइप की मेजॉरिटी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के वक्त काम आती है। ध्यान देना, सिर्फ एक ही जगह काम आएगी। कहाँ काम आएगी? जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट चुन के आती है, उस वक्त जो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। अब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती क्या है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ये होती है कि ग्रेटर देन 50% टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। अभी हम ये देखते हैं कि टोटल गवर्नमेंट फॉर्मेशन में हमेशा आपको जैसे पता ही है पार्लियामेंट के दो सदन होते हैं। पहला होता है राज्यसभा एंड दूसरा होता है लोकसभा। जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है वो होता है लोकसभा में। तो यहाँ पे अपन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिहाज से देखें तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन में क्या ज़रूरत पड़ेगी, ग्रेटर देन 50% ऑफ लोकसभा सीट्स। अभी फिलहाल के हिसाब से लोकसभा सीट्स हैं अपने पास में 543। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार मैक्सिमम जो सीट हैं लोकसभा में वो हो सकती हैं 550 लोकसभा में सीट हो सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 के अनुसार अभी के हिसाब से 550 सीट्स हो सकती हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो सीट है वो अपने पास है 543 सीट्स हैं अपने पास में। तो अगर अपन इसका 50% देखें तो इसका 50% कितना आएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। सिंपल सी सेट अगर मैं 50% की बात करूं, मतलब आधे से ज़्यादा, यानी कि 273 नंबर होंगे किसी भी गवर्नमेंट के पास में, तो वो गवर्नमेंट सरकार बनाने की स्थिति में होगी और वो एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ काम आती है? केवल एक ही जगह काम आती है जहाँ पे
गवर्नमेंट फॉर्मेशन होता है वहीं पे ये काम आती है फर्स्ट टाइम। अब इसके अलावा सेकंड टाइप की मेजॉरिटी होती है, वो होती है सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी कहाँ है मेंशन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, कहाँ नहीं है। तो इसके लिए अपन देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 100। आर्टिकल 100 में साफ साफ दिया हुआ है कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी मीटिंग में, किसी भी हाउस में या जॉइंट सिटिंग में डिसाइड होगा बाय ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि जो भी मेंबर प्रेजेंट और वोट करेंगे उनकी मेजॉरिटी होगी। सिंपल वर्ड्स में इसे समझें तो क्या होगा, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो प्रेजेंट भी रहेंगे प्लस वोट भी करेंगे। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे करंट अभी अपनी लोकसभा में नंबर है 543। मान लेते हैं ये मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ और इसमें गवर्नमेंट को अगर कोई बिल पास करवाना है तो जैसे मान लेते हैं कि 43 एमपीज एब्सेंट रहे, यानी कि उन्होंने जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी का उसमें पार्टिसिपेट किया, इस वजह से वो पार्लियामेंट या लोकसभा में उपस्थित नहीं हो पाए। बचे कितने, 500। मान लेते हैं 500 में से 100 ने वॉक आउट कर दिया, मतलब आए तो थे वो लेकिन बाद में चले गए। किस वजह से चले गए, जो भी उनकी पार्टी की मजबूरियां रही होंगी, गवर्नमेंट को साथ नहीं देना होगा तो जो भी पार्टी की मजबूरियां रही होंगी इस वजह से वो चले गए। दूसरा, मान लेते हैं कि 50 मेंबर्स को सस्पेंड कर दिया गया। हो सकता है पूरे सेशन के लिए, हो सकता है उसी मीटिंग के लिए 50% को स्पीकर ने संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बचे कितने, अभी 500 में से 150 माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं, 350। मान लेते हैं कि 350 वहाँ पे प्रेजेंट थे वोटिंग के टाइम पे, 350 प्रेजेंट थे, लेकिन इनमें से भी 50 ने एब्सटेन कर दिया। मतलब पार्लियामेंट में मौजूद तो थे वो, लेकिन 50% का मन नहीं हुआ कि यार नहीं, वोट नहीं करते हैं, जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट सही नहीं लेके आई, हमारी अंतरात्मा नहीं मांग रही, गवर्नमेंट के कहने से हम बैठ तो गए यहाँ पे लेकिन हम वोट नहीं करेंगे। तो 300% का 50% कितना होगा, ये होगा 150 प्लस, यानी कि किसी भी बिल को अगर 150 प्लस वोट मिल जाते हैं, किसी भी बिल को नहीं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो मोस्ट बिल होते हैं उनको, जो ऑर्डिनरी टाइप के बिल होते हैं, कौन कौन से बिल हो सकते हैं, ऑर्डिनरी टाइप के बिल हो सकते हैं, मनी बिल हो सकता है, फाइनेंशियल बिल हो सकता है, मनी बिल हो सकता है, फाइनेंशियल बिल हो सकता है। ऑर्डिनरी टाइप के जो भी बिल हैं, या इलेक्शन ऑफ स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये भी है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकता है, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकता है। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल में मेंशन है। तो मनी बिल संविधान के आर्टिकल 110 में मेंशन है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ वहाँ हर एक लाइन से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना हुआ है, बाकायदा प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि मनी बिल मेंशन इन आर्टिकल 110, तो ये जानना ज़रूरी है। सेम टाइप फाइनेंशियल बिल भी 2 टाइप के होते हैं, ये मेंशन है आर्टिकल 117 क्लोज 1 एंड आर्टिकल 117 क्लोज 3। इन दोनों आर्टिकल्स में फाइनेंशियल बिल मेंशन है।
अगर अपन देखें फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये दी हुई है आर्टिकल 360 में। तो ये जो भी टाइप के बिल हैं उनके लिए हमें कौन सी मेजोरिटी की ज़रूरत होगी? सिंपल मेजोरिटी की। यानी कि अगर जो भी गवर्नमेंट ऑफ द डे है, फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट पावर में है, तो अगर एनडीए गवर्नमेंट इस स्थिति में 151 वोट अपने फेवर में ले लेती है तो बिल आसानी से पास हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड होता है किसी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए, किसी मीटिंग को चालू करने के लिए, या कोई मीटिंग हो पाए उसके लिए कोई मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड है क्या? बिल्कुल है जी। मिनिमम नंबर सेम आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 100 क्लोज 3। इसमें दिया हुआ है कि अंटिल पार्लियामेंट डिसाइड बाय द लॉ, जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करती है तब तक कोरम फॉर एनी मीटिंग विल बी 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस। यानी कि कोरम क्या होता है? कोरम होता है कि मिनिमम नंबर तो इतने होने चाहिए कि जिससे कोई मीटिंग हो सके। अगर इससे कम नंबर होते हैं तो सेम आर्टिकल 100 क्लोज 4 में दे रखा है कि ये जिम्मेदारी बनती है स्पीकर की या राज्यसभा के केस में चेयरमैन की, या जो भी व्यक्ति स्पीकर या चेयरमैन की जगह काम कर रहे हैं उनकी है, या तो मीटिंग को सस्पेंड करें कब तक? जब तक रिक्वायर्ड कोरम ना हो जाए तब तक इसको सस्पेंड करना होगा। हाँ, तो अभी अपन पढ़ रहे थे सिंपल मेजॉरिटी। तो सेकंड टाइप की जो मेजॉरिटी होती है वो होती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी सिंपल सा ये होता है कि ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो प्रेजेंट थे और जिन्होंने वोट किया उनका 50% होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी एक्वायर करने के लिए। ठीक है। अब सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा सवाल ये उठता है कि मेंशन कहाँ कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें कैसे पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अप्रोक्सीमेट या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अप्रोक्सीमेट जितने भी बिल पास होते हैं उनमें 90% में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नहीं, जो बिल पास होते हैं, ठीक है, उनमें 90% में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ एक कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, जैसे कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, कहीं पर भी जब लिखा हुआ है बाय लॉ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड मेंशन है किसी भी आर्टिकल में कि बाय लॉ पार्लियामेंट ये कर सकती है, इसका मतलब वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। जैसे अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 100 क्लोज 3 में मेंशन है, क्या मेंशन है कि जब तक पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइड नहीं करती है तब तक कोरम ऑफ एनी मीटिंग शैल बी 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। सेम जाता है आर्टिकल 2 में भी यही मेंशन है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। सेम गोज फॉर आर्टिकल 3 एंड सो ऑन। पार्लियामेंट में बहुत सी जगह मेंशन है कि बाय लॉ पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। ठीक है, सिंपल मेजॉरिटी में ध्यान देना लास्ट में कि कोई भी वैकेंसी होती है
कोई भी एब्सेंट होते हैं या इंटेंशनली एब्सेंट होते हैं या प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन वोट नहीं देना चाहते हैं, एब्सटेन करते हैं, उन सबको माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ से ये सिंपल मेजॉरिटी आ गई। थर्ड आती है अपनी जो मेजॉरिटी का टाइप है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी जहाँ कहीं पे भी संविधान में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑल द देन मेंबर, वहाँ पर इफेक्टिव मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ऑल द देन मेंबर का मतलब ये होता है कि जो भी मेजॉरिटी रही हो या जो भी मेंबरशिप है हाउस की, मतलब टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब क्या होता है कि जो परमानेंट सदन का हिस्सा नहीं है, परमानेंटली हिस्सा नहीं है। कैसे नहीं हो सकते परमानेंटली सदन का हिस्सा? या तो उनकी सीट खाली कर दी गई है, किसी भी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सदन में आए तो थे लेकिन डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मान लो किसी की डेथ हो गई हो, डेथ हो सकता है, वजह रेजिग्नेशन हो सकता है, वजह रिमूवल हो सकता है। रिमूवल आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन है, जहाँ से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। 10th शेड्यूल के तहत भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है और 102 में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है कि जैसे कोई सिटीजन ना हो, अनसाउंड माइंड हो, डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट हो, इस वजह से भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो चाहे जो भी रीजन रहा हो, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि टोटल मेंबरशिप माइनस वैकेंसी। वैकेंसी एब्सेंट नहीं ना एब्सटेन, उनको हटा दिया जाता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो कि अभी के हिसाब से अपनी लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543 स्ट्रेंथ है। अगर मैं बात करूं अभी के हिसाब से 3 वैकेंसी हैं जो परमानेंट हैं, जिन पे बाईपोल अभी पेंडिंग हैं, बाईपोल होने हैं। क्यों हैं? चुनाव हुए थे, जीते भी थे, लेकिन 3 सीट खाली हो गई। जो कैंडिडेट जीत के आए थे उनकी डेथ हो चुकी है। जैसे एक वेस्ट बंगाल से है, एक मेघालय में सीट वैकेंट हुई है और एक आसाम में है। तो टोटल मेंबरशिप इफेक्टिव टोटल मेंबरशिप कितनी हो गई? 540। अगर मुझे इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होगी, इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 270 प्लस नंबर चाहिए होंगे। अगर कोई भी गवर्नमेंट ये नंबर ले पाती है तो इसका मतलब ये है कि जो रेजुलेशन है, जो बिल है, वो पास हो जाएगा। अब बात आती है कि ये कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 67 क्लोज बी। आर्टिकल 67 क्लोज बी। आर्टिकल 67 क्या है? टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ये जो प्रेसिडेंट है अपना, सॉरी नॉट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट है, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसकी ऑफिस की टर्म्स हैं, कितने साल के लिए होगा ऑफिस, किसको रेजिग्नेशन दिया जा सकता है और कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये सब उसमें मेंशन है। तो मैं अगर देखूं आर्टिकल 67 बी क्या कहता है, आर्टिकल 367 क्लोज बी ये कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव किया जा सकता है बाय ए रेजुलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट passed by a majority of all the then member of council plus agreed by the
एग्रीड बाय द हाउस ऑफ पीपल। यानी कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता होगी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी जब वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना होगा। यानी कि 270 प्लस रिक्वायर्ड होंगे किसमें, काउंसिल ऑफ स्टेट में, राज्यसभा में, और लोकसभा में रिक्वायर्ड होंगे कितने, ग्रेटर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि जो प्रेजेंट भी रहेंगे और वोट भी करेंगे, उनमें क्या रिक्वायर्ड रहेगी, सिंपल मेजोरिटी। बट याद रखना इफेक्टिव मेजोरिटी कहाँ कहाँ काम आती है, आर्टिकल 67 क्लोज बी में आती है काम। सेम गोज फॉर आर्टिकल 90, जिसमें क्या दे रखा है, रिमूवल ऑफ ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। यानी कि डेप्यूटी चेयरमैन को भी कैसे रिमूव किया जा सकता है, ये उसमें दे रखा है। डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो मेंबर होता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का। बट जो चेयरमैन होता है वो मेंबर नहीं होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का। जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब क्या होता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है किसका, एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है, एक्स ऑफिशियो मेंबर होने की वजह से वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है। अब सवाल ये उठता है कि एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या होता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब ये होता है कि बाय द वर्च्यू ऑफ, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो चेयरमैन है। समझ में आई बात। एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है बाय द वर्च्यू ऑफ, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट का। ठीक बात। और जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है, डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो मेंबर होता है किसका, काउंसिल ऑफ स्टेट का। यहाँ पे जो अपना वाइस प्रेसिडेंट है, वीपी है, ये काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर नहीं है। यानी कि ये मेंबर नहीं है, इसलिए इसको रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। कहाँ पे, राज्यसभा में, प्लस सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है लोकसभा में। सेम इसी के साथ जाता है जो डेप्यूटी चेयरमैन होता है। डेप्यूटी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए केवल और केवल इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी कहाँ पे, काउंसिल ऑफ स्टेट में। इस बिल को, इस रेजोल्यूशन को राज्यसभा और लोकसभा से पास करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम जाता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के लिए। उनको भी रिमूव करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जो मेंशन है आर्टिकल 94 में। आर्टिकल 94 में, आर्टिकल थोड़े थोड़े याद करने ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी का पैटर्न बन रहा है वो कुछ ऐसा ही बन रहा है कि डायरेक्ट आर्टिकल से आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आर्टिकल 94 में स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के रिमूवल का प्रोसीजर मेंशन है कि कैसे रिमूव किया जा सकता है। उनको भी ऑल देन मेंबर, यानी कि इफेक्टिव मेजोरिटी से ही रिमूव किया जा सकता है, केवल लोकसभा के। उनका बिल राज्यसभा में नहीं जाएगा क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव मेजोरिटी क्लियर है सभी को। इफेक्टिव मेजोरिटी में यही होता है कि टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस जो वैकेंसी होती है, जो परमानेंट एब्सेंट हैं, जो अब आ ही नहीं सकते हैं, या तो रिमूवल हो चुका है उनका, या डेथ हो चुकी है, या रेजिग्नेशन दे चुके हैं, जो भी रीजन रहा हो, उस वजह से उनका परमानेंट वैकेंसी है वो माइनस कर दी जाती है। इसके बाद में फोर्थ आती है स्पेशल मेजोरिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेजोरिटी है। यही स्पेशल मेजोरिटी है जहाँ पे गवर्नमेंट का पेच फंसा था। जो स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी, 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो पास नहीं
हो सका था, उसकी वजह यहीं से निकल कर आएगी। उसके क्या नंबर्स हैं वो अपन देखते हैं। अब स्पेशल मेजॉरिटी देखने से पहले इसमें देखते हैं, अपने पास स्पेशल मेजॉरिटी भी 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि हाउस की टोटल मेंबरशिप का 2/3 होना चाहिए। किसका? जो प्रेजेंट हैं प्लस जो वोट कर रहे हैं उनका। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं राज्यसभा का। राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 80 कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से 238 + 12 हो सकती है। 12 नॉमिनेटेड होते हैं, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। और 238 स्टेट्स से और यूटीज से चुनकर आते हैं। कैसे चुनकर आते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, ये अपन किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे, आने वाले किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से अपन ये देखते हैं। अभी जो करंट स्ट्रेंथ है राज्यसभा की वो है 245 है। मान लेते हैं किसी दिन ऐसा हुआ कि 245 के 245 ही मौजूद थे और उन्होंने सबने वोट भी दिया, मौजूद भी रहे, वोट भी दिए, किसी ने आलस नहीं किया, तो इसका 2/3 कितना निकल के आएगा? 245 का 2/3 नंबर निकल के आएगा समथिंग 8166.66। ये नंबर बनेगा 183 प्लस बनेगा, यानी कि 183 प्लस होते ही वो क्या हो जाएगा? रेजुलेशन पास हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये मेजॉरिटी रिक्वायर कहाँ होती है। इस मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेंटर स्टेट रिलेशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अंडर पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आप सभी को पता है कि कितने पार्ट हैं संविधान में? टोटल 22 पार्ट हैं। तो उसमें जो 11th पार्ट है वो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, जो आर्टिकल 245 से स्टार्ट होता है और 263 तक जाता है। तो इसी में आर्टिकल आता है 249। मैं ये पार्ट क्यों बता रहा हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट आगे आएगी, ये याद होना जरूरी है। जैसा कि डायरेक्ट 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं आर्टिकल 368 से, जहाँ पे इस पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमें याद भी होना चाहिए। तो आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 कहता है, उससे पहले अपन देखते हैं आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 वो आर्टिकल है जो फेडरल स्ट्रक्चर को दर्शाता है कि अपनी जो टाइप ऑफ पॉलिटी है वो फेडरल पॉलिटी है, यानी कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली यूनियन ही लॉ बना सकता है। स्टेट लिस्ट में इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेज स्टेट लॉ बना सकता है। इन कंकरेंट लिस्ट बोथ कैन मेक लॉज, यानी कि सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है कंकरेंट लिस्ट में। एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता है, ये एक डिटेल्ड विषय है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल 246 डिफाइन करता है पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट, जहाँ पे बता रखा है कि यूनियन के पास में कौन सी सब्जेक्ट होंगी जिन पे लॉ बना सकता है, स्टेट के पास कौन सी होंगी और दोनों के पास कौन सी होंगी। तो जो आर्टिकल 246 है
वो फेडरल पॉलिटी को दर्शाता है। बट अपन बात कर रहे थे स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें सब टाइप ए है, ग्रेटर देन 2/3 परसेंट एंड वोटिंग, जिसमें एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 249। वैसे तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में केवल स्टेट अलाउ है स्टेट लिस्ट में लॉज बनाने के लिए, लेकिन जब अपर हाउस यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट एक रेजुलेशन पास करे नोट लेस देन 2/3 परसेंट एंड वोटिंग बाय ए मेजोरिटी ऑफ नोट लेस देन 2/3 परसेंट एंड वोटिंग, तो पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। तो पार्लियामेंट नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकती है। तो एक आर्टिकल 249 हो गया। मान लो कि राज्यसभा ने पास किया एक लॉ कि भाई ज़रूरी है नेशनल इंटरेस्ट में स्टेट की लिस्ट पे, एक सामान्य स्थिति में केवल स्टेट ही लॉ बना सकता था, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में ये ज़रूरी हो गया है कि सेंटर एक लॉ बनाए फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, थ्रू आउट सेम लॉ रहे। तो एक रेजुलेशन पास करेगा राज्यसभा 2/3 परसेंट एंड वोटिंग से। उसके बाद में पार्लियामेंट मतलब वो फिर दोनों से पास होगा, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, जो सिंपल मेजोरिटी रिक्वायर्ड है उसके लिए, उससे वो पास हो जाएगा लॉ। अब दूसरा सवाल ये उठता है, क्या जो लॉ बना है वो हमेशा वैलिड रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं वैलिड रहेगा। जो रेजुलेशन पास होता है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है, यानी कि जब काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा जब जो रेजुलेशन पास करती है उसकी वैलिडिटी होती है 1 ईयर की। तो विद इन 1 ईयर पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। और इस लॉ की वैलिडिटी कितनी रहेगी? इस लॉ की वैलिडिटी रहेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द रेजुलेशन प्लस 6 मंथ, यानी कि मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 ईयर प्लस 6 मंथ, यानी कि टोटल 18 मंथ। हाँ, वो बात अलग है कि ये जो रेजुलेशन है ये बार बार रिन्यू किया जा सकता है काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। अगर काउंसिल ऑफ स्टेट ज़रूरी समझती है तो ये रिन्यू किया जा सकता है बार बार। ठीक है, अब आता है दूसरा आर्टिकल 312, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आपके लिहाज से। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके हिसाब से ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 ये क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विस। सेम वही है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में ज़रूरी हो जाता है कि ऑल इंडिया सर्विस बनाई जाए, तो प्रोसीजर वही है। काउंसिल ऑफ स्टेट एक रेजुलेशन पास करेगी जिसकी मेजॉरिटी होगी एटलीस्ट 2/3 परसेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो परसेंट भी रहेंगे और वोट भी करेंगे, उनकी 2/3 मेजॉरिटी अगर मिल जाती है तो वो रेजुलेशन पास माना जाएगा। और फिर जो अपनी पार्लियामेंट है वो लॉ बनाने के काबिल बन जाएगी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बन जाएगी। अदरवाइज अगर ये रेजुलेशन पास नहीं होता तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में केवल स्टेट ही एम्पावर होता है स्टेट लिस्ट पे लॉज बनाने के लिए। ठीक है, पहली मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटीज में सब टाइप आ गया 2/3 परसेंट एंड वोटिंग। सेकंड सब टाइप जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के लिए 90% काम आता है, या मैं कहूँ 95% जो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ बनाने के लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत लॉ बनाने के लिए तो कौन सा काम आएगा? सिंपल मेजॉरिटी, जो अपन पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को इटसेल्फ अमेंड करने के लिए
कौन सी टाइप की मेजोरिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो अभी अपन देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, 22 पार्ट हैं। 22 पार्ट्स में से एक पार्ट आता है पार्ट 20। पार्ट 20, सॉरी ये गलत लिखा गया, पार्ट 20। पार्ट 20 क्या कहता है, जिसमें एक ही आर्टिकल मेंशन है पार्ट 20 में, आर्टिकल 368। ये भी याद करने के हिसाब से सही है कि भाई एक ही आर्टिकल मौजूद है, पार्ट 20 में आर्टिकल 368 है। ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है आपको, इफ़ यू वांट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन द रिक्वायर्ड मेजोरिटी विल बी 2/3 present and voting plus greater than 50% of total membership of house, ये रिक्वायर्ड होगा। यानी कि दोनों कंडीशन एक साथ मीट होनी चाहिए, यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होना चाहिए प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप भी होना चाहिए। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। वही अभी के लिहाज से 540 अपने उसमें मेंबर हैं, 540 मेंबर हैं, किसमें, लोकसभा में 540 मेंबर हैं। तो टोटल मेंबरशिप का 50% कितना होगा, ये क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुकिएगा, काम कैसे कर रहा है। सॉरी, एक बार ये काम करना इसने गड़बड़ कर दिया है। व्हाट इज गोइंग ऑन भाई, वीडियो बीच में रह जाएगा, सही कर। पता नहीं क्या हो गया, एक सेकंड गाइस रुकना, जस्ट ए मिनट, लेट मी चेक व्हाट हैपेंड। अभी थोड़ा यार मेरे को देखना पड़ेगा क्या हो गया। हाँ चलो, काम कर गया, अभी के लिए तो काम निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं इसको क्या हो गया। हाँ, तो जो अपन बात कर रहे थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए रिक्वायर्ड मेजोरिटी होती है ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ये तो होनी ही होनी चाहिए। तो अभी के लिहाज से अपन देखें लोकसभा में कितने मेंबर हैं, लोकसभा में मेंबर हैं 540। मान लेते हैं कोई दिन ऐसा निकला कि 540 ही मौजूद रहे उसमें और 540 ने ही वोटिंग की, तो 2/3 कितना होगा, 2/3 होगा इसका, अगर मैं 3 से करूं तो 70 है ना, 7 2 24 3 180, सॉरी 180 इंटू 2 360 किसी बिल के फेवर में आ गए। तो पहली कंडीशन मीट हो गई कि जो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग थे वो मिल गई। क्या दूसरी कंडीशन मैट हो रही है, 50% ऑफ प्रेजेंट टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की 50% कितना होगा, टोटल मेंबरशिप 540 नहीं है यहाँ पे, अभी है 543, तो 543 का 50% कितना होगा 272 प्लस। अगर ये दोनों एक साथ मैट हो जाती है तो वो बिल पास हो जाएगा, मतलब दोनों हो रही है, 360 उसके फेवर में आए हैं, तो पहली कंडीशन भी मैट हो रही है और सेकंड कंडीशन भी मैट हो रही है। मान लो कि अगर कोई बिल डिफीट हो जाता है, जैसे
मैं बात करूं, किसी बिल के फेवर में 350 वोट पड़े और वोट कितने ने दिया था? जो 540 मेंबर थे टोटल, जो प्रेजेंट भी थे और इन्होंने वोट भी किया। तो इन्होंने 540 ने वोट किया, लेकिन उसके पक्ष में 350 वोट आए। तो जो सेकंड वाली कंडीशन है कि 270 प्लस होनी चाहिए मेंबर, वो तो पास हो रही है, लेकिन जो पहली वाली कंडीशन है कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, जो कि 360 आता है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया था, ये मैटर नहीं हो रही है, इसलिए ये बिल डिफीट हो जाएगा। जैसा कि जो अभी अपन ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि 131 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 2026, वो पास क्यों नहीं हो चुका? इसी वजह से नहीं हो पाया कि जो दोनों कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं हो पाई उसमें। जैसे रिक्वायर्ड मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं, उस वक्त जो टोटल मेंबर थे लोकसभा में 528 थे, यानी कि प्रेजेंट जो थे और जिन्होंने वो वोट किया था वो 528 थे। तो 528 का अगर मैं 2/3 में देखूं तो ये 352 निकल के आएगा, लेकिन जो इसके फेवर में वोट आए थे वो आए थे 298 और जो इसके विपक्ष में आए थे वो आए थे 230। तो जो रिक्वायर्ड नंबर था अपना 352 का, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग का, वो अचीव नहीं हो पाया था। 54 वोट कम पड़ गए थे, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो सका था। अब आई बात समझ में क्यों बिल पास नहीं हो पाया? थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन कि इतने नंबर थे ही नहीं एनडीए के पास में कभी। एनडीए जैसे मैं बात करूं, अभी की जो सरकार है उसके पास 272 प्लस होनी चाहिए सरकार चलाने के लिए भी, लेकिन बीजेपी का खुद के पास इतना नहीं है। बीजेपी के पास खुद जब चुनाव हुआ था तब 240 सीट्स थी, प्लस जो क्षेत्रीय दल हैं इनके, उनसे इनको कुछ सीटें मिली थी। जैसे एक तो बिहार की आरजेडी, वो सॉरी जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, और जो नीतीश बाबू की पार्टी है, प्लस एक आंध्र प्रदेश की पार्टी है, उनका नाम क्या है, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। इन दोनों के सपोर्ट से और कुछ छोटी मोटी रीजनल पार्टियां थी, इन्होंने जो रिक्वायर्ड मार्क था 272 प्लस का, ये अचीव कर लिया था। अभी शायद इनके पास 293 कुछ हैं टोटल एनडीए के मिला के। तो ये किस वजह से पास नहीं हो पाया था कि वोट कितने चाहिए थे? 352, लेकिन 350 नहीं हो पाए थे, इस वजह से ये बिल ड्रॉप हो गया था, ये बिल पास नहीं हो सका था लोकसभा से। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार मेजॉरिटी आ गई है, क्या चुनाव हो गए? नहीं, चुनाव तो नहीं हुए हैं, नंबर्स तो वो के वो ही हैं, लेकिन कुछ तोड़फोड़ की है गवर्नमेंट ने। जैसे टीएमसी है उसके कुछ निकाले हैं, कुछ आम आदमी पार्टी के निकाले हैं, कुछ शिवसेना से लिए हैं। देखते हैं क्या रहता है। कुछ और रीजनल पार्टीज़ का सपोर्ट चाहिए होगा, मिल पाता है या नहीं मिल पाता, रिक्वायर्ड नंबर आ पाते हैं कि नहीं आ पाते, ये उस पर डिपेंड करेगा कि दोनों कंडीशन एक साथ मैट होंगी। 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ मैट हो जाती हैं तो बिल पास हो जाएगा, जो मोदी गवर्नमेंट दोबारा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं क्या रहता है। तो पहला तो ये आ गया, सब टाइप 2 है, उसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ये हो गया। इसके अलावा सब टाइप 2 में ही आर्टिकल 368 में ही आर्टिकल 368 क्लोज 2, ये एक आर्टिकल है जो कहता है कि कुछ बिल ऐसे हैं, कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिनको पास करवाने के लिए केवल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% काफ़ी नहीं है,
प्लस 50% यानी कि हाफ ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट हैं, कितने स्टेट हैं अभी 28 स्टेट हैं, 20 स्टेट में के हाफ 14 प्लस का रेटिफिकेशन चाहिए होगा। यानी कि बिल 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होने के बाद भी काम नहीं चलेगा। 50% जो संसद में रिक्वायर्ड मेजोरिटी है इससे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा हाफ ऑफ द स्टेट्स भी उस बिल को रेटिफाई करने चाहिए, उसी के बाद में वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए चाहिए जाएगा। पता ही होगा आपको, जैसे भी कोई बिल होता है, बिल क्या होता है कि हम क्या क्या लाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट प्रपोज करती है कि इसके थ्रू हम ये लाना चाहते हैं, एक खाका तैयार होता है बिल का। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास साइन होने के लिए जाता है। जब प्रेसिडेंट उसको असेंट दे देता है, प्रेसिडेंट के पास 2-3 ऑप्शन है, वो अपन बाद में देखेंगे। अगर मान लो कि प्रेसिडेंट ने कहा कि चलो ठीक है, जो पास किया वो ठीक है, ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं है प्रेसिडेंट के पास में, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही होता है। लेकिन अपन देखेंगे फिर भी क्या क्या ऑप्शन है, कौन कौन सी पावर है प्रेसिडेंट के पास में। जब कोई बिल आता है तो असेंट दे सकता है, उसको रिटर्न कर सकता है, या पॉकेट वीटो है जो उसको लेके बैठे रह सकते हैं इंडेफिनेट टाइम तक। तो प्रेसिडेंट के पास जैसे ही बिल गया और प्रेसिडेंट ने उसे असेंट कर दिया तो बिल क्या बन गया, एक्ट बन गया। अभी लॉ नहीं बना है। जब किसी एक्ट्स के रूल्स नोटिफाई हो जाते हैं, यानी कि गैजेट में जब गवर्नमेंट रूल नोटिफाई कर देती है, उसके बाद में एक्ट लॉ बनता है। ठीक है, तो बिल, एक्ट और लॉ का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बिल जब पेश होता है कि हम ये लाना चाहते हैं, और एक्ट जब उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है आफ्टर दोनों सदनों से पास होने के बाद में, और लॉ जब उसके रूल नोटिफाई कर दिए जाते हैं। तो जो सेकेंड टाइप था अपना, जो आर्टिकल 368 का क्लोज 2 है कि टू-थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप प्लस हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ, यानी कि 50% ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स। अगर ये किसी बिल को मिल जाते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा। अब इसी आर्टिकल में दे रखा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल होंगे जिनमें 50% ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब ध्यान देना, जो अपनी पॉलिटी है वो एक फेडरल पॉलिटी है, यानी कि वो सारे आर्टिकल जो अपनी फेडरल पॉलिटी को इफेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, यानी कि जिनमें स्टेट्स का भी हाथ होता है, अगर उन आर्टिकल को अपने को छेड़ना होगा, उनमें कुछ बदलाव करना होगा, तो आधे राज्यों की ज़रूरत भी पड़ेगी। ज़रूरत का मतलब ये नहीं है कि वहाँ की एग्जीक्यूटिव, वहाँ की लेजिस्लेटिव से, जो रेस्पेक्टिव असेंबली है वहाँ से वो सिंपल मेजोरिटी से पास होने चाहिए। जैसे दे रखा है आर्टिकल 54, 55, 73, 162, 241 और 279 कैपिटल ए। अब देख लेते हैं ये आर्टिकल क्या क्या है। आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं, ये आर्टिकल 54 में मेंशन है। अगर इस आर्टिकल में कुछ चेंज करना है, जैसे मान लो कि हिस्सेदारी चेंज करनी है कि आगे से स्टेट वोट नहीं कर पाएंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऐसा होगा नहीं मान लो, तो वहाँ पे 50% स्टेट की सहमति की रिक्वायरमेंट होगी। आर्टिकल 55 पे जो मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन है, यानी कि जो चुनाव होंगे वो किस प्रक्रिया के तहत होंगे, तो उसमें दे रखा है proportional representation by
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एसटीवी क्या होता है, ये अपन बाद में देखेंगे किसी अलग वीडियो में। एक वीडियो की सीरीज आएगी, पूरी कंप्लीट पॉलिटी की सीरीज आएगी, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 54 है, उसमें दे रखा है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। तो मान लो कि इसमें कुछ चेंज करना हो, नहीं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं, हम जैसा कि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं उस तरीके से करेंगे, फर्स्ट फास्ट द फोस्ट सिस्टम होता है उससे करेंगे, या कुछ और मान लो। तो अगर इसमें चेंज करना होगा तो भी आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की ज़रूरत पड़ेगी। सेम आर्टिकल 73 जो कहता है कि एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, 162 कहता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, और जो आर्टिकल 241 है वो कहता है कि यूटीज़ के लिए जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी बात करता है। तो इसमें कुछ फेरबदल करना है। 279A कैपिटल ए जो अभी रिसेंटली ऐड किया गया, रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, टाइम हो गया, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने ही किया है 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। जो जीएसटी का है, जो गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई थी, तो जो जीएसटी काउंसिल है वो 279 कैपिटल ए में है। अगर इनमें कुछ चेंज करना है या फिर 7th शेड्यूल में चेंज करना है, ये मैं इसको कहूँ सब क्लोज, ये बी कहूँ, तो 7th शेड्यूल की लिस्ट में चेंज करना है, यानी कि कौन से किस लिस्ट में सेंटर बना सकती है लोग, किस में स्टेट बना सकती है, किस में दोनों बना सकते हैं, इनमें कुछ ऊपर नीचे करना है, अदला बदली करनी है, जो एक बार हुआ भी है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था उसके तहत किया गया था। कुछ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से निकाल के कंकरेंट में शामिल की गई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी लिस्ट थी, वो कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनको कंकरेंट में लाया गया था स्टेट लिस्ट से निकाल के। तो वहाँ पे भी अगर 7th शेड्यूल में कुछ छेड़खानी करनी है तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति की आवश्यकता होगी। सेम आता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट में स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, अब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि लोकसभा की राज्यसभा की सीटें हैं, अगर उनमें कुछ बदलाव करना है, नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना घटाना है, या जो कोटा है, रिजर्वेशन है SC ST का, उनमें कुछ बदलाव करना है, तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लगेगी। सी हो गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, अगर उसमें कुछ छेड़छाड़ करनी है तो आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति लगेगी। थर्ड, इसमें लास्ट आता है कि अगर इसी आर्टिकल के किसी प्रोविजन में चेंज करने हैं, जैसे आर्टिकल 368 इटसेल्फ को अमेंड करना है, तो भी 50% ऑफ स्टेट्स की सहमति की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये स्पेशल मेजॉरिटी में टाइप 2 था, जिसमें पहला है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। दूसरा है ये पहले वाला जो क्राइटेरिया है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग और 50% का, ये तो चाहिए होगा, इसके साथ में आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति चाहिए होगी। तो ये मेजॉरिटी हो गई टाइप 2 की। थर्ड टाइप आता है स्पेशल मेजॉरिटी में ही, टाइप आता है 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी कि जो भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की, यानी कि फिलहाल 543 543 है लोकसभा की और 245 है राज्यसभा की, इसका 2/3 लगेगा। चाहे कोई प्रेजेंट हो ना हो, कोई वैकेंसी हो ना हो, प्रेजेंट होके वोट दे ना दे, चाहे वोट एवर बी द सिचुएशन, 543
का 2/3 निकलेगा और 245 का 2/3 निकले ही निकलेगा। सबसे टफेस्ट मेजोरिटी आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 61 में यूज होती है। आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो उसके लिए जो मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है वो 2/3 होती है। प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है वो अपन बाद में देखेंगे। तो आज का अपना डिस्कशन कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पे। एक ग्लांस ले लेते हैं लास्ट में। टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में पहली अपने देखी थी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, यानी कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जो रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसके लिए इस मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सेकंड आती है सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो प्रेजेंट हैं और वोट देंगे उनका 50% निकलेगा। थर्ड टाइप आता है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब जो भी मेंबरशिप है उसमें से जो परमानेंट वैकेंसी हैं उसको अपन रिमूव कर देंगे तो वो हो जाएगी अपनी इफेक्टिव मेजॉरिटी। और लास्ट में आती है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी में फर्दर टाइप्स हैं, डिवाइडेड है। पहला है 2/3 ग्रेटर देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि प्रेजेंट भी हो और वोट भी डाले, जैसा कि आर्टिकल 249 और 312 में है, 312 और 249 में है। सेकंड टाइप की मेजॉरिटी जो मेंशन है वो है आर्टिकल 368 में, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहली जो मेजॉरिटी आती है वो आती है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। इसी में दूसरे टाइप की मेजॉरिटी आती है जो आर्टिकल 368 क्लोज 2 में मेंशन है कि ये तो होना ही होना चाहिए ऊपर वाला, प्लस 50% ऑफ द स्टेट्स की भी सहमति होनी चाहिए। अगर ये अपने को अचीव हो जाता है तो वो बिल पास हो जाएगा। और लास्ट आती है इसमें 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस 2/3 टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यानी कि चाहे कोई आए ना आए, कोई प्रोटेस्ट में शामिल हो ना हो, रहे वोट दे ना दे, कोई मतलब नहीं है। जो भी हाउस की स्ट्रेंथ है उसका 2/3 निकलेगा और वो उस रेजुलेशन या बिल के पक्ष में होगा तो वो पास होगा, वरना नहीं होगा। जो टफेस्ट मेजॉरिटी है आर्टिकल 361 में, सॉरी आर्टिकल 61 में यूज ली जाती है। अभी ये देख लेते हैं कि हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन कहाँ रिक्वायर्ड होता है, कौन से ऐसे बिल हैं पास्ट में जिनमें इनकी रिक्वायरमेंट हुई है। तो जो रिसेंट बिल था वो था 104th अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट हुई थी, जिसमें जिसमें जो SC/ST का कोटा है, जो SC/ST की सीट है, SC/ST का रिजर्वेशन है लोकसभा में प्लस स्टेट असेंबली में, उनको अनदर 10 ईयर के लिए एक्सटेंड किया गया था। जब स्टार्टिंग में अपना संविधान बना था तब जो रिजर्वेशन था केवल 10 साल के लिए ही दिया गया था SC/STs को, यानी कि SC/ST की सीटें फिक्स होती हैं कि जितनी भी 543 सीट हैं उनमें SC की कितनी होंगी और ST की कितनी होंगी, ये सीट फिक्स होती हैं। तो इन सीटों में इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने के लिए हर 10 साल के लिए जब भी ये ख़त्म होने वाला होता है तो उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। अभी इसको एक्सटेंड किया गया है, शायद जनवरी 2030 तक किया गया है, जनवरी 2030 के लिए किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 2020 में आया था ये, और इसको अनदर 10 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इससे अगर पहले देखें तो 101st अमेंडमेंट एक्ट था जो GST वाला था, इसमें भी हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट हुई थी। सेकंड इसमें देखें कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थे, उनमें हुई थी। फोर्थ अगर अपन देखें, एक एग्जांपल और देखें तो 7th अमेंडमेंट एक्ट था जो फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बाद में जो आया था
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 2 ही हुए हैं अभी तक कि तो उसके लिए जो आया था उसके बाद में जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1956 में, उसमें भी हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ दिस स्टेट की रिक्वायरमेंट हुई थी। एक बार छोटा सा ये अपन और देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 368 है क्लोज 2 में, वहाँ पे कहाँ पे ज़रूरत होती है हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की, ये गिवन है। जैसे अपन ने देखा 54, 55, 63 73, 162, 241 और 279 कैपिटल ए, अगर इनमें कुछ बदलाव करना है, हाफ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स में बदलाव करना है, या फिर इसी आर्टिकल में खुद में कुछ बदलाव करना है, या 7th शेड्यूल में कुछ बदलाव करना है। ये 4 देख चुके थे, एक छूट गया था। उसमें ये भी आता है कि अगर चैप्टर 4th ऑफ पार्ट 5th और पार्ट 5th या चैप्टर 5th ऑफ पार्ट 6 या चैप्टर 1st ऑफ पार्ट 11th, इनमें कुछ बदलाव करना है, इनमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो वहाँ पे भी हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे कि चैप्टर 4th ऑफ पार्ट 5th है यूनियन, आप सबको पता है। पार्ट 6 है स्टेट और पार्ट 11th है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो चैप्टर 4th आता है, चैप्टर 4th में क्या आता है, यूनियन जुडिशरी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट आता है वो आता है। आर्टिकल 124 से 147 तक ये आर्टिकल है। अगर इनमें कुछ बदलाव करने हैं तो हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट की रिक्वायरमेंट होगी। जैसा कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसे NJAC भी बोलते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। जब ये आया था तो इसके तहत आर्टिकल 124 कैपिटल A ऐड किया गया था। तो इस बिल को पास कराने के लिए हाफ ऑफ द स्टेट्स की रिक्वायरमेंट हुई थी, जो बिल पास भी हो गया था, एक्ट भी बन गया था, लेकिन बाद में जुडिशरी के द्वारा स्टक डाउन कर दिया गया, वो एक अलग बात है। सेम गोज फॉर पार्ट 5th ऑफ चैप्टर 5th ऑफ पार्ट 6, यानी कि हाई कोर्ट्स का ये सेक्शन आता है। और ये आता है चैप्टर 1st ऑफ पार्ट 11th, जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन पार्ट 11th है, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन प्लस लेजिस्लेटिव रिलेशंस गिवन है। तो पार्ट 1st में लेजिस्लेटिव रिलेशन गिवन है, जो आर्टिकल 245 से 255 तक आता है। ये सारे आर्टिकल्स याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? क्योंकि डायरेक्टली आजकल यूपीएससी का ट्रेंड यही चल रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इन आर्टिकल्स से। तो इसी के साथ आज का अपना लेक्चर समाप्त होता है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी का, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन रहता है किस बिल में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए होगी, किस में कौन सी नहीं चाहिए होगी। पहली बात की थी कि 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्टिकल 368 के तहत जो मेजॉरिटी चाहिए थी, वो रिक्वायर्ड मेजॉरिटी ना मिल पाने के कारण वो स्टक डाउन हो गया। और जो इसके साथ में डिलिमिटेशन बिल आया था, डिलिमिटेशन बिल में सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। आर्टिकल 82 के तहत डिलिमिटेशन कमीशन आफ्टर एवरी सेंसस लेके आना होता है। आर्टिकल 82 में डिलिमिटेशन कमीशन मेंशन है, जो प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है। तो वो बिल लेके आया गया था, तो उसमें तो सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास थी, तभी तो गवर्नमेंट है, वरना गवर्नमेंट नहीं होती। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए ये मेजॉरिटी तो चाहिए होती है। गवर्नमेंट रन करने के लिए मतलब गवर्नमेंट में बने रहने के लिए किसी भी पार्टी को, तो वो मेजॉरिटी तो थी। लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन बिल था वो 131st कैब यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से लिंक था। तो वो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हो गया तो वो भी फेल हो गया। तो वो फेल नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया, क्योंकि वो लीगली बेस्ड था 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे। तो इसी के साथ आज हम इस लेक्चर का अंत करते हैं। फिर मिलते हैं किसी
अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, अलग वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि जो पॉलिटी की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जाए, कंप्लीट पॉलिटी आपको पढ़ाई जाए, तो इसमें आपकी क्या राय है आप ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना, जिससे मुझे लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, और आगे भी काफ़ी ज़्यादा सुधार किया जाएगा इसमें। मुझे पता है कि हैंड राइटिंग में कुछ इशू है, क्योंकि अभी नए नए बनाने लगे हैं वीडियो, पढ़ाने लगे हैं, तो इतना नहीं है, नॉलेज काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे इशू है, तो इसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा। इसके साथ में किसी को भी पर्सनल मेंटरशिप की रिक्वायरमेंट है कि हम हमारी तैयारी कैसे करें, कहाँ से शुरुआत करें। एक दो अटैम्प्ट होने के बाद में भी हमारा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, प्रीलिम्स क्लियर हो गया है, मेंस नहीं हो पा रहा है, आंसर राइटिंग कहाँ से करें, कॉपी कहाँ से चेक करवाएं, तो उन सब के लिए एक ही सॉल्यूशन है। आप मुझे मेरी पर्सनल मेल आईडी पे, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9828038334। ये मेरा नंबर है। आप डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसको हम फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली फुलफ़िल करेंगे। हो सकता है आपके एक दो अटैम्प्ट हो गए हों, उसके बाद में भी आपका प्रीलिम्स क्लियर ना हो पा रहा हो, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू आ रहा है। और कॉल करने का कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्टिंग में ये इनिशिएटिव है, बाद में देखते हैं। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाद का देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो जितना बेनिफिट हो सके उससे लीजिए। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट वीक है, कौन सी स्ट्रॉन्ग है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, कहाँ काम करने की नहीं ज़रूरत है। क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है कि हज़ारों की भीड़ में बच्चे आते हैं, बैठ जाते हैं, सभी को एक ही चीज़ वही धड़ल्ले से पढ़ाई जाती है। मेंटर सभी के लिए एक ही ज्ञान ढोलते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मतलब कुछ कस्टमाइज नहीं होता। हमारी रणनीति ये है, स्ट्रेटजी ये है कि आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए, लेकिन उससे पहले आपका देखा जाए कि आपको क्या इशू आ रहा है। एक जैसे एक्सरे होता है ना, शरीर का एक्सरे होता है, वो कंप्लीट बता देता है कि किस हिस्से में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे पत्थर फंसा हुआ है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कैंची फंसी है, डॉक्टर ऑपरेशन के दौरान छोड़ देता है। तो वही जब आपने क्लासें ली होंगी तो शायद हो सकता है कोई पत्थर रह गया हो टीचर की तरफ से, कहीं कोई ग्लिच आ रहा हो, हम उसको रेक्टिफाई कर देंगे। कंप्लीट पहले आपसे बात करके जानेंगे कि आपका इशू क्या है, उसके बाद में आपको रेजोल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। हो सकता है कॉल ज़्यादा आएँ तो मैं उस वक्त पिक ना कर पाऊँ, तो आप अपना नंबर, नाम और आपकी जो भी इशू है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो लेक्चर का यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।